नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक होता है? तो फर्न होगा, लाइकेन होगा, मनी प्लांट होगा या फिर अमर बेल हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर दिएगा। इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर कर देंगे? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक कौन होता है? फर्न होगा, लाइकेन होगा, मनी प्लांट या फिर अमर बेल। क्या आंसर करोगे? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देगा। तो करेक्ट आंसर हम लोग क्या कर देंगे? ऑप्शन संख्या बी को कर देंगे। किसको? लाइकेन को कर देंगे। लाइकेन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होता है? तो ये थाइलोफाइटा जो है प्रजाति की वनस्पति होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो थाइलोफाइटा प्रकार की अगर हम लोग बात करेंगे तो थाइलोफाइटा प्रजाति की वनस्पति होती है लाइकेन। और ये क्या हो जाता है? तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो वायु प्रदूषण का जैव सूचक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आंसर करिएगा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। कहां पर? तो वृक्षों के द्वारा, कवक के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा या फिर फफूंद के द्वारा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, ठीक है, किनके द्वारा किया जाता है? क्या आंसर कर दोगे? चलो जल्दी से बताएंगे। तो क्या आंसर करोगे आप लोग? और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हो, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे। सूर्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो समुद्र के सतह के भीतर 4000 से लेकर के कहां तक? तो 4000 से लेकर के 8000 फीट की गहराई तक। ठीक है, कहां पर? तो 4000 से लेकर के 8000 फीट की गहराई में जो क्या होती है? तो जो वहां पर पाई जाने वाली जो जीवाणु है, ठीक है, वो क्या करते हैं? तो वो सूर्य के, ठीक है, अदृश्य भाग का, ठीक है, प्रकाश के अदृश्य भाग से क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? तो सी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर कर देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न अब की बार फिर आपको आरओ, पीसीएस, बीपीएससी आदि एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम आपके सामने है। अभी आप देखोगे तो एसएससी जीडी का एग्जाम है, हाई कोर्ट का जो है एग्जाम आपके सामने है, फॉर्म आवेदन किया जा रहा है, तो हाई कोर्ट का एग्जाम भी नवंबर दिसंबर तक होने वाला है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, आरओ का एग्जाम होने वाला है, यूपी पीसीएस का एग्जाम भी होने वाला है। तो बहुत सारे एग्जाम है और इन सारे एग्जामों में आपको ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आप कर दोगे जापानी इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, क्या कर दोगे? जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है ये टाइगर मच्छर के द्वारा संचालित नहीं होता है। पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब मच्छर के द्वारा हो जाएंगे, लेकिन जापानी इंसेफ्लाइटिस नहीं होता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? डी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा? बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण क्या हो जाता है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो मैरास्मस होगा, पिलाग्रा होगा, बेरी बेरी होगा या फिर रिकेट्स हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो प्रोटीन की कमी के कारण अगर हम लोग बात करते हैं तो सूखा रोग होता है, और सूखा रोग कौन सा हो जाएगा? तो मैरास्मस हो जाएगा। याद रखिएगा क्या कर दोगे? तो मैरास्मस कर दोगे। ठीक है, ये प्रोटीन की न्यूनता के कारण, कमी के कारण होने वाला सूखा रोग है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल एकदम करेक्ट कर दोगे। जब बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है तो उनकी क्या हो जाती है? जो उनकी हड्डियां हैं, जो उनकी अस्थियां हैं, वो क्या हो जाती है? वो टेढ़ी होने लगती हैं। पैर, हाथ पैर जो है वो टेढ़े मोड़े होने लगते हैं, उनमें आपको मोड़ देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? क्या आंसर कर दोगे आप लोग? चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा, क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या आंसर कर दोगे?
तो ऑप्शन संख्या आप बी आंसर कर दोगे, किसको, क्लोरीन को कर दोगे, ठीक है, किसको, क्लोरीन को कर दोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेशन है, प्रीवियस ईयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सब को हम लोग एक ही सेशन में करने वाले हैं। सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक दंत चिकित्सक के द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो जो कान के डॉक्टर होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, इनके द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो रोगी के दांतों की जांच के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? अवतल कहोगे, उत्तल कहोगे, समतल कहोगे, बेलनाकार कहोगे, क्या करोगे? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या आप आंसर कर दोगे ए कर दोगे, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग होता है। तो देखो, तो दांतों, रोगी के जो डॉक्टर होते हैं, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो शेविंग करने में, दाढ़ी बनाने में भी इस जो है दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कहाँ पर? तो दाढ़ी बनाने में भी इस दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो सोलर कुकर में भी इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर? तो सोलर कुकर में भी इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो मोटर वाहन जो होते हैं, तो वाहनों की हेडलाइट में अगर हम लोग बात करेंगे तो वाहनों की क्या हो जाएगा? तो वाहनों की हेडलाइट में भी इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में खूब बनते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रशीतलन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, क्या करता है? जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया को नष्ट करके, या फिर खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढक करके। क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर करना है, चलो फटाफट सभी लोग आंसर करिएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करना है तो प्रशीतलन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो किस प्रकार मदद करेगा? क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे? तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, ठीक है। क्या कर देते हैं? किसी भी स्थान या पदार्थ को उसके वातावरण के तापमान से कम करने की जो क्रिया है वो प्रशीतलन कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है? तो प्रशीतलन जो है वो खाद्य पदार्थों की जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं उनको उनकी दर को कम करके उन्हें संरक्षित करने में मदद करता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? बी आंसर कर दोगे। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की, जो आपने रिमोट देखा होगा ना, टीवी का रिमोट होता है, तो कौन सी विकिरण? क्या आंसर करोगे? अवरक्त होगी, पराबैंगनी होगी, दृश्य होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, अवरक्त किरणें, ठीक है। कौन सी? तो अवरक्त किरणें, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक होती है बताइएगा? तो कौन सा? अगर हम लोग ध्वनि की तीव्रता की बात करें, ये प्रश्न आपसे खूब पूछा गया था कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। तो कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि को खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहा जाएगा? चलो जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा? 30 डेसिबल, 40 डेसिबल, 60 डेसिबल, या फिर 80 डेसिबल? कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि को खतरनाक वाला ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा? क्या आंसर करोगे? ध्वनि प्रदूषण को हम किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी कर दोगे, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि, ठीक है। कितने? तो 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार के बीच में राजस्व बंटवारे के लिए जिम्मेदार होता है? बताइएगा राजस्व बंटवारे का काम कौन करता है? चलो जल्दी से फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। तो मुख्यमंत्री होगा, राज्यपाल होगा, या फिर राज्य वित्त आयोग होगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा? तो राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच में राजस्व बंटवारे की जिम्मेदारी किसकी होती है? उत्तरदायित्व तो किसका होता है? क्या आंसर कर देंगे? ऑप्शन संख्या हम लोग कर देंगे राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कहां पर है? कहां पर आप आंसर करोगे? कहां पर राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है? तो क्या आंसर करोगे? तो अनुच्छेद 243 आई में, ठीक है। कहां पर? तो अनुच्छेद 243 में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। और ये कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो ये 5 वर्षों के लिए किया जाता है। कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इसका गठन कौन करते हैं? तो राज्यपाल कर देंगे, ठीक है। कौन करेंगे? तो गठन राज्यपाल करते हैं। कितने समय के लिए? 5 वर्षों के लिए करते हैं। अनुच्छेद 243 आई में इसका उल्लेख किया गया। आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? आपसे नहीं पूछ रहा है, देखो नहीं पूछ रहा है, बताइएगा कौन सा नहीं है? तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, या फिर योजना आयोग?
कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो क्या आंसर कर देंगे आप लोग सभी मेरे भाई बहन? जल्दी से आंसर करते चलिएगा। करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी कर दोगे, योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हो रही है? तो आप आंसर कर दोगे 15 मार्च 1950 को। ठीक है, क्या हो रहा है? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हो रही है। और ये क्या है? तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है। चलो जल्दी से बताइएगा, आपको 4 कथन दिए गए, बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, जल्दी से बताइएगा। तो पहला कथन आपसे क्या कह रहा है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक बात है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों के द्वारा करनी चाहिए, ये भी बात बिल्कुल एकदम ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में शामिल है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। जाकिर हुसैन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, नहीं ये गलत हो जाएगा और आपको गलत ही बताना था, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करेंगे कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या डी गलत है और डी ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में निश्चित होती है, बताइएगा। तो बहुमत के शासन को, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को, या फिर अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की बात करेंगे तो ये किसको सुनिश्चित करती है? तो ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। क्या हो जाएगा? जो संख्या में कम है उनको भी समान प्रतिनिधित्व का अधिकार देती है, उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का काम करती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? हालांकि इसकी बात करें तो इसको अभी 104वें संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? तो 104वें संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। 104वें संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, कितने लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय मनोनीत होते थे? तो याद रखिएगा 2 मनोनीत होते थे। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। कौन करता था? तो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। ठीक है, लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे? तो 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे, लेकिन इनको 104वें संशोधन के द्वारा भी इनकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इनका उल्लेख कहां पर किया गया था? आप आंसर कर दोगे अनुच्छेद 331 में। ठीक है, कहां पर? तो अनुच्छेद 331 में। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेगा। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? बताइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग की बात की गई है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? सेशन देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाया करे। चलिए जल्दी से जाएंगे। तो करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है और 338 या फिर कहें 338 का में अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए जल्दी बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है, सही नहीं, कौन सा कथन सही है? सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, या फिर इसका मूल अपीलीय परामर्श संबंधी सभी क्षेत्राधिकार है? क्या आंसर कर दोगे? देखो सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, अंतिम अपीलीय न्यायालय है, तो इसके पास तो सारे अधिकार होंगे। तो क्या आंसर करोगे? ऑप्शन संख्या डी कर दोगे। इसका मूल अपीलीय परामर्श सभी इसके पास क्षेत्राधिकार। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? डी आंसर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़िएगा। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायती राज व्यवस्था को बनाने की परिकल्पना की गई? बताइएगा। पंचायतें किस भाग में उल्लेख है? पंचायतों का किस भाग में उल्लेख किया गया? तो देखो 73वें संशोधन की अगर हम लोग बात करें तो 73वां संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, और अगर हम लोग अनुसूची की बात करेंगे तो किस अनुसूची में इनका उल्लेख है?
तो अनुसूची की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुसूची 11 में पंचायतों का उल्लेख है। और कितने विषय पंचायतों को प्रदान किए गए? तो 29 विषय पंचायतों को प्रदान किए गए जिस पर पंचायतें कानून बना सकती हैं। किस, आपसे क्या पूछ रहा है, किस भाग की बात कर रहा है? तो अगर हम लोग भाग की बात करेंगे तो भाग तो 9 है, ठीक है। कौन सा है? तो भाग 9 है, जहां पर 3 स्तरीय पंचायत की बात की गई। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए आंसर कर दोगे। आगे बढ़िएगा। पंचायत समिति के सदस्य बताइएगा क्या होगा? तो खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या फिर ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्या आंसर कर दोगे? तो देखो, पंचायत समिति का प्रमुख नहीं पूछ रहा, पंचायत समिति के सदस्य की बात हो रही है। और पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न की बात करते हैं। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसके सभापति कौन थे? चलो जल्दी से बताइएगा। तो कौन सी समिति है जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज व्यवस्थाओं की सिफारिश की थी? क्या आंसर करोगे? के.एम. पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू, महात्मा गांधी, या फिर बलवंत राय मेहता? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अगर हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। कब आई थी बलवंत राय मेहता समिति? है ये आई थी 1957 में आई थी। और इसने क्या किया था? तो इसने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी। कितने स्तरीय? तो त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति आ रही है। और इसी की सिफारिश पर क्या हो जाएगा? इसी की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 से क्या किया जाएगा? तो 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? तो राजस्थान के नागौर से, आप सभी को पता है, ठीक है। कहाँ से? तो राजस्थान के नागौर से क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य सबसे अधिक गठबंधन की सरकार बनने का रिकॉर्ड हुआ है? चलो जल्दी से बताइएगा। तो 1967 से 1971 के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज्यादा गठबंधन वाली सरकार कहां पर बनी? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर करना है। क्या आंसर करोगे? चलो जल्दी से बताइएगा। तो सबसे ज्यादा 1967 से लेकर के 1971 के दौरान सबसे ज्यादा जो गठबंधन की सरकार बनी है वो बनी है बिहार में। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? सी आंसर कर दोगे, बिहार, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की बात की गई? कौन सा एक अनुच्छेद है जिसमें विधान परिषद की स्थापना या फिर उन्मूलन की बात की गई? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिए। क्या कर लीजिए? इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताएगा। तो विधान परिषद की स्थापना या फिर उसके उन्मूलन की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 169 में की गई। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषदों की स्थापना या उन्मूलन की बात की गई। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको एक तरफ 4 अनुच्छेद दिए गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित बातों का उल्लेख किया गया। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये बात बिल्कुल एकदम ठीक है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, ये बात बिल्कुल एकदम ठीक है। 44 में समान नागरिक संहिता, ये बात बिल्कुल एकदम ठीक है। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? अनुच्छेद 50 में देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 48 में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और गलत ही हमको बताना था, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा, ठीक, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? बताइएगा। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, आरटीआई की बात कर रहा है। आरटीआई जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली है। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? तो 15 मई 2005, 5 जून 2005, 15 जून 2005, या फिर 12 अक्टूबर 2005। क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी कर दोगे। 15 जून 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकारों को, ठीक है, क्या हो रहा है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल रही है। ऑप्शन संख्या सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, या फिर बहिर्मंडल, ठीक है। देखो प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया, इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल रहा है। इसी को थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूं। आपसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेडियो तरंगे कहाँ से परावर्तित होती हैं, अब बताओ क्या होगा? अगर आपसे रेडियो तरंगे पूछ ले कि रेडियो तरंगे कहाँ से परावर्तित होती हैं, कौन से मंडल से, तो अब सभी के आंसर आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? तो बेतार संचार पृथ्वी की सतह को
ठीक है, निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है या रेडियो तरंगों को परावर्तित किया जाता है, क्या आंसर कर दोगे? तो आयन मंडल कर दोगे। आयन मंडल की ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है? तो वो 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर के बीच में आपको आयन मंडल देखने को मिलेगा, और यहाँ से क्या होता है, रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? सी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ आपको कोयला वाले क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको क्या किया गया? दूसरी तरफ आपको देशों के नाम दिए गए हैं और आपको मिलान करना। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो एक तरफ आपको कोयला बहुतायत क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको क्या किया गया? दूसरी तरफ आपको देश के नाम दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाएंगे, है ना। एकदम स्टार लगा लो मेरे भैया, क्या कर लो? स्टार लगा लो, स्टार लगा लो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लो, बहुत महत्वपूर्ण है। तो डोनेट्स की बात करेंगे तो डोनेट्स जो है तो ये कोयला बहुतायत क्षेत्र है। ये आपको कहाँ पर? तो ये आपको देखने को मिलेगा यूक्रेन में। पहले का चौथा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कहाँ पर? तो बी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, कहाँ पर? तो बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग कुनिजेट्स की बात करेंगे तो ये कहाँ पर आपको? तो ये आपको रूस में देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग लंकाशायर की बात करेंगे तो लंकाशायर आपको कहाँ पर? तो ये आपको इंग्लैंड यूके में देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग सार की बात करेंगे तो सार आपको कहाँ पर? तो ये जर्मनी में देखने को मिलेगा। कोयला बहुतायत क्षेत्र है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में खूब बनते हैं। तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने क्या किया? टॉप 25 जो है जीके जीएस के क्वेश्चंस को किया, और ऐसे प्रश्न आपको आपके एग्जाम में यूपीपी का, आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देने वाले हो, बीपीएससी के भी जो है एग्जाम होने वाले हैं, आरओ के एग्जाम होने वाले हैं, हाई कोर्ट का आवेदन चल रहा है उसका भी नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, जीडी का जो है आवेदन चल रहा है उसका भी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम आपके सामने हैं। ठीक है, रेलवे की बहुत सारी वैकेंसियां हैं, उनके भी एग्जाम होने वाले हैं। तो बहुत सारे एग्जाम हैं, और ऐसे एग्जामों में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसे जीके जीएस के प्रश्न आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़िएगा। वहीं पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और बहुत सारी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।